क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है दाब। दाब पर एग्जामिनर कई तरीके से सवाल बनाता है। दाब गैसों पर अलग होता है, ठोस पर अलग लगता है, द्रव पर अलग लगता है, गुब्बारे का पूछता है या वायुमंडलीय का पूछता है। 5 तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ठोस पर दाब को। ठोस वस्तुओं पर दाब। ठोस वस्तुओं पर दाब जो होता है P बराबर जो होता है ठोस पर जो दाब होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक हो गया न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल है तो उसको किस में दर्शाता हो? मीटर प्रति सेकंड में क्या है? स्क्वायर है ना, मीटर प्रति स्क्वायर। तो इसको क्या कर ले? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। इसको लगाएंगे यहां, है ना, यह आ जाएगा डैश आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब समझो कैसे कैसे प्रश्नों को एग्जामिनर यहां से पूछता है। आप एक बात बताओ, क्या कहता है ये कहता है कि अगर कल की समीकरण से समझा रहे हैं कि अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, कल कुछ बातें ऐसी समझाई थी, क्षेत्रफल को अगर बढ़ाते हैं तो जो दाब है, यानी कि ठोस पर पढ़ रहे हैं हम, पहला पॉइंट हमारा क्या है? ठोस है, वो मैंने यहां लिख दिया। तो जो दाब है वो कैसा हो जाएगा? कम। इसका मतलब यही है, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है। आप इस बात को समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति, अगर मैं खड़ा हुआ हूं पृथ्वी पर और मैं खड़ा हुआ हूं अपने एक पैर पर और मैं खड़ा हुआ अपने दोनों पैरों पर, 2 पोजीशन में से आप देख करके मुझे बताइए कि मेरे द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला जो दाब है वो किस परिस्थिति में ज्यादा होगा? जब मैं एक पैर पर हूं कि जब मैं 2 पैर पर हूं? जब मैं एक पैर पर हूं तब मेरे द्वारा लगने वाला जो दाब है पृथ्वी पर ज्यादा होगा। कारण क्या है? जब एक पैर पर खड़ा हूं तो क्षेत्रफल कम है, दोनों पर क्षेत्रफल ज्यादा है। या फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपने देखा होगा कि जब ट्रक आप देखते हैं, ट्रक में एक ही धुरे में 2 पहिए इधर लगा दिए जाते हैं, 2 पहिए इधर लगा दिए जाते हैं। क्या एक पहिया थोड़ा पड़ गया था, एक उस घूम नहीं पा रहा था, एक से सामान लद नहीं पा रहा था? कैसे, क्या दिक्कत आई? क्योंकि जब हमने 2 कर दिए, 2 पहिए इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, तो अब ट्रक के चांस कम है नीचे बैठने के, उसके पहिए धंसने के चांस कम है। एक बार को कच्चे सड़क पर भी निकला चला जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो वो बैठेगा नहीं। दूसरा और पूछता है कि जो रेल की पटरी होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है, उस ट्रेन की पटरी के नीचे स्लीपर लगा दिए जाते हैं जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऐसा भी हो, जब क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो ट्रेन नीचे नहीं दबेगी, ये होता है। आप मुझे बताओ कि जो चाकू है, चाकू का एक सिरा बहुत बारीक बनाया जाता है, तेज धार वाला, उस तरह तेज धार का होता है। क्यों? क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल अगर ज्यादा करेंगे तो दाब कम हो जाएगा ना, तो इसलिए धार बना दी उसकी एक तरफ से, क्षेत्रफल कैसा कर दिया? कम कर दिया, ताकि दाब कैसा हो जाए? ज्यादा हो जाता है। या फिर जो कील है, कील गुलमेख, उसको एक सिरा नुकीला बनाया जाता है जिधर से उसको ठोकते हैं। क्यों? क्षेत्रफल कम, दाब ज्यादा। कील का एक सिरा नुकीला बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि कम क्षेत्रफल होने से दाब बढ़ जाता है। ऐसे एक तो ठोस से प्रश्न पूछेगा, ठोस पर लगने वाला जो दाब है वो यही है, P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। न्यूटन बल का मात्रक हो गया और इधर से लगाया क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में मापेंगे, प्रति लगा हुआ है। आगे देखते हैं, जरा आगे देखते हैं। उसके बाद और किस पर पूछता है? और आपसे पूछता है द्रव पर। द्रव पर, लिक्विड पर दाब को पूछता है। द्रव पर जो दाब होता है, द्रव पर दाब होता है P बराबर होता है H डी जी के। H क्या है? हाइट, D क्या है? डेंसिटी यानी कि घनत्व, और G क्या होता है? यह है G मतलब G का मान, जो गुरुत्वीय त्वरण है, उस गुरुत्व है उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला G 9.8 जिसको पढ़ा करते आए हैं, ये है। आप समझिए ये क्या कहना चाहता है आपसे। जब एग्जामिनर पूछेगा कि बांध की दीवार नीचे से मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई जब बढ़ेगी, आप बताइए जरा, G का मान तो बराबर ही है,
प्रत्येक स्थान पर। और डी माना पानी है, पानी का जितना भी घनत्व है, अगर जैसे जैसे एच बढ़ाते चले जाएंगे, गहराई बढ़ाते चले जाएंगे, तो दाब बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा। एक बाल्टी पानी ही अगर आप अपने सिर पर रख लें तो ऐसा लगेगा वजन है, वजन प्रतीत होगा, एक बाल्टी का भार प्रतीत होगा। अगर हम पानी के अंदर हो, पानी हमारे ऊपर हो, तो वो भी तो दाब लगाता है। गहरे गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो अपने साथ लोहे का कवच पहन कर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर दाब लग रहा होता है पानी का। हमारे ऊपर वायु का दाब लगता है, यहाँ रहते हैं तो पानी में पानी का दाब लगता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाएगी, पानी का दाब बढ़ता चला जाएगा। अब बताइए कि जो दो टैंक हैं पानी के 1,000 लीटर के, और वो एक दुमंजिले मकान की छत पर रखा है, एक तिमंजिले मकान की छत पर रखा हुआ है। नीचे टंकी खोली जाए तो कौन सा वाली बाल्टी पहले भर देगा? क्यों? क्यों? ऊंचाई ज्यादा है। बिल्कुल कंसेप्ट इसका तो सही है, इसमें से तो कुछ भी पूछ रहे। द्रव दाब का नियम तो पता है कि गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, ये हमें पता है, इस पर कुछ नहीं। लेकिन दाब का नियम एक व्यक्ति ने और बताया, कि नई बात बताई दाब के बारे में। तो किसने? पास्कल ने। पास्कल ने एक नई बात बताई। पास्कल ने भी तो द्रव दाब का नियम दिया। पास्कल ने क्या कहा? पास्कल ने ये कहा था, पास्कल ने कहा कि ये बात तो सही है कि गहराई बढ़ती है तो दाब बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ाओगे तो। देखो समझो इसको, क्या करें? अगर माना इस मकान की छत के ऊपर, इस दुमंजिले मकान की छत के ऊपर 2 टैंक रखे हुए हैं, एक में तेल रखा हुआ है, एक में पानी रखा हुआ है। दोनों से पाइप नीचे आता है, कौन सा वाला बाल्टी को जल्दी भर देगा? पानी वाला, क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है। डी यहाँ डेंसिटी है, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए मैंने दोनों उदाहरण बता दिए। हाइट दोनों की बराबर है, दोनों तिमंजिले पर रखे हैं, लेकिन पानी का घनत्व ज्यादा है तो पानी वाली बाल्टी जल्दी भर जाएगी। ये हो गया। लेकिन पास्कल क्या कह के गया? पास्कल ने एक बात बताई। पास्कल ने बताया कि जब किसी पात्र में द्रव भरा हुआ हो और अब द्रव पर दाब लगाया जाए, किसी पात्र में भरे हुए द्रव पर अगर दाब लगाया जाता है, तब ये वाला नियम काम नहीं करता। तब द्रव के द्वारा लगाया गया दाब प्रत्येक सतह पर समान होता है। ये पास्कल ने कहा। कैसे? सपोज करो मेरे पास में एक पंप है, एक पिचकारी है, उस पिचकारी के अंदर मैंने पानी भर लिया, पानी भर लिया, और पानी जब उसके अंदर भरा है, उसके निब को अंदर दबा करके ऐसे करके उसके वाल पर ऐसे उसको दबाया जा रहा है। तो अब पास्कल ये कहता है कि इस पात्र के अंदर, इस पिचकारी, इस पंप के अंदर हमने पानी भर लिया, द्रव भर लिया है, और जब इस पर दबाव लगाया जाता है तो इसके अंदर का जो द्रव है वो भी इसकी दीवार पर बल लगाएगा। अब वो जो दाब है प्रत्येक सतह पर समान होगा। ये पास्कल कह के गया है, और इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया जाता है। कैसे? एक छोटा सा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक चित्र मैंने बनाया यहां, मार्कर भी नहीं चल के दे दिया, सुनिए जरा। ये एक चित्र बनाने का प्रयास यहां किया गया है। अब इसमें ना, यहां इस चित्र को, यहां एक वाल्व लगा दिया हमने, इस बार यहां एक वाल्व लगाया, और यहां वाल्व लगाने के बाद, यहां वाल्व लगाने के बाद यहां एक वाल्व लगाया गया, यहां एक वाल्व लगा दिया। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड पदार्थ, कोई तरल पदार्थ हमने इसके अंदर भरा हुआ है। और जब इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, तब अगर इधर दाब लगाया जाएगा तो प्रत्येक सतह पर लगने वाला दाब कैसा होगा? बराबर होगा। ये पास्कल का नियम कहता है। यहां से हमने एक सड़क बनाई और उस सड़क पर एक कार ला करके यहां खड़ी कर दी हमने, एक कार यहां ला करके खड़ी कर दी। अब पास्कल का नियम तो ये कहता है कि अगर इधर से दाब लगाएंगे तो प्रत्येक सतह पर दाब लगेगा समान, और जगह केवल एक ही जगह वाल्व लगा हुआ है, वाल्व इधर लगा हुआ है, इधर लगाएंगे तो इधर ही है जगह, वो इधर ही असर दिखाएगा। तो अब अगर इधर से 1 इंच अगर दबा दिया जाए तो इधर से 1 इंच ऊपर उठ जाएगा, इधर से अगर 1 फुट दबाया जाए तो इधर 1 फुट ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अब इधर अगर थोड़ा सा भी अगर दबाव लगाएंगे ना, थोड़ा सा भी अगर दबाव लगाएंगे तो इधर बहुत ज्यादा उसका असर दिखाई देगा। मतलब अब थोड़ा सा दाब लगाकर भी, अगर माना यहाँ पर हमने एक कील लगा दी, एक एंगल लगा दी इसको कि ये ऊपर ना जाए, और यहाँ पर अगर प्रेशर लगाया जाता है तो मोटर कार, आप पे देखा होगा जब धुलाई होती है ना कार की जो धुलाई होती है तो ऊपर टंग जाती है, वो ऊपर टंग जाती है। वो प्रेशर कैसे उठ गई? इतनी भारी कार,
इतनी भारी कार कैसे उठ गई है। यहाँ पर आप देखते हैं आजकल के जो जैक आते हैं, जैक आजकल के जो जैक आते हैं, पहले एक जैक ऐसा होता था, पहले वाले जो जैक थे आज के मिस्त्रियों पर अपने गांव वालों पर जो मिलेंगे, तो उसमें एक वो आता था, सरिया सा आता, रोड आती थी, उसमें उसको डालते थे और तब उसको घुमाया जाता था, ऐसे करके उसको ये घुमाते थे। लेकिन आज क्या है, आज जैक ऐसे आ रहे हैं कि एक व्यक्ति डाल उसको लगा करके इस प्रकार से पंप जैसे मारते हैं, इस प्रकार से प्रेशर बनाता रहता है और पूरे का पूरा ट्रक ऊपर उठ जाता है, एक हाथ से ही व्यक्ति ट्रक को ऊपर उठा दे रहा है आज। तो क्या है वो सब किसके सिद्धांत पर आधारित है? वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित जैक है। पास्कल के सिद्धांत पर आधारित जैक है, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। जैसे अब तक तो प्रश्न क्या पूछता था कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, बात को समझिए। जैसे साइकिल का जो ब्रेक है, वो साइकिल का ब्रेक तो मैकेनिकल ब्रेक है, साइकिल का ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक है। हमने साइकिल का ब्रेक दबाया और उसके जो ब्रेक हैं वो जाकर के रिम से टकराते हैं और रिम को घूमना रोक देते हैं, मैकेनिकल तरीके से उनको बनाया गया है। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी दिखाते, आप बताओ, पहले तो सोचिए जरा, मैकेनिकल तरीके से साइकिल रुक जाती है, अगर मैकेनिकल ब्रेक ट्रेन में लगा दिए जाए तो क्या ट्रेन ड्राइवर रोक लेगा? नहीं रोकेगा। आप बताइए, इतनी तेजी के साथ ट्रक चलता है, मोटर कार चलती है, इतनी स्पीड के साथ हल्का सा ब्रेक लगाते हैं पूरी। आज के जो डिस्क ब्रेक आते हैं बाइकों के अंदर, हल्का सा दबाते हैं उसको, बहुत हल्का सा, और बाइक रुक जाती है, जरा सा दबाने से ही, बहुत हल्का सा दबाने से ही। तो पूरी की पूरी जो ट्रेन है, जेसीबी जो काम करती है, वो इतना बाहर उठा करके रख देती है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो पास्कल के नियम पर आधारित है। पहले जब गणेश जी चलते थे, ऑटो चलते थे, टेम्पो चलते थे, या आज भी आप जब बस को देखते हैं, बस को जब देखते हैं तो जब ब्रेक लगाता है, कई बार उसमें जब फ्यूल कम होता है, इसमें तेल वगैरह भरा जाता है, कुछ तेल या पानी इसमें भरते हैं, झाग का, सरफ का पानी, साबुन का पानी इसके अंदर भरा जाता है इसके अंदर। तो कई बार वो उसको रोकने से पहले ना पैर को इस प्रकार से करता है, ब्रेक पर इस प्रकार से मारता है, प्रेशर बनाता है, तब उसको रोकता है जब इसमें कुछ कमी और चल रही होती है। तो क्या है वो, अगर ब्रेकर को वैसे होता, सीधा होता, तो सीधे रोक लेता मैकेनिकल तरीके से। तो इसका मतलब क्या, उसमें भी कैसा ब्रेक है? वो पास्कल के आधार पर लगाया गया ब्रेक है। द्रव का दाब के नियम दो हो गए हैं। द्रव का दाब के नियम क्या कहते हैं? पहले नियम कि अगर गहराई बढ़ती है तो दाब बढ़ता है, और घनत्व अगर बढ़ाया जाए पदार्थ का तो भी दाब बढ़ता है। दूसरा, दाब के दो नियम है। पास्कल का नियम क्या कहता है कि जब किसी द्रव के अंदर किसी पात्र के अंदर पानी भरा जाता है और उस पर अब दाब लगाया जाता है, तो उसके द्वारा लगाया गया दाब प्रत्येक सतह पर समान होता है। ये दो नियम हो गए हैं दाब के नियम। ठोस पर अलग तरीके से लगता है, दाब पर दाब अलग लगता है, गैस पर भी। अब आपको बता रहे हैं, ठोस पर हो गया, द्रव पर हो गया, अब बारी है गैस की। गैस पर कैसे काम करता है? ये जो गैस पर जो काम करता है, ये अलग ही तरीके से काम करता है। बात को समझिएगा कि अगर हमने किसी पात्र के अंदर पानी अगर भर दिया है, पानी, तो वो दाब कहाँ लगा रहा है? नीचे की तरफ। या इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, थोड़ा गहराई पर ज्यादा लगाता है, अभी हमने समझा उसको। लेकिन अगर इसी पात्र के अंदर, अगर गैस भर दी जाती है, इसी के अंदर सिलेंडर है ये, और इसके अंदर गैस भर दी जाती है, तो दाब नीचे को कम लगेगा, ऊपर ज्यादा लगेगा। गैस का उल्टा ही हिसाब है, इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, समझ रहे हैं? लगेगा तो इधर भी, लेकिन ऊपर की तरफ को ज्यादा लगता है, चारों तरफ को भागता है गैस। अब इस गैस को हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, आप मुझे बताओ कि जैसे गैस में अब पढ़ेंगे गुब्बारे को। बताओ, जो गुब्बारा है, गुब्बारा गैस उसके अंदर भरी हुई होती है, गैस उसके अंदर भरी हुई होती है। अब बताइएगा जरा कि अगर हल्की वाली गैस गुब्बारे के अंदर भर दी है तो वो ऊपर की ओर को जाता है, ऊंचाई पर जाता है। और हमने पढ़ा है कि जो वायुमंडल वाला टॉपिक है, यानी क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब, वो भी तो एक प्रकार का दाब ही है, गैसों का दाब है, वो भी तो यहीं पढ़ ले उसको। वो ज्योग्राफी का थोड़ा ना, वायुमंडल एक अलग टॉपिक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब वो फिजिक्स का टॉपिक है, उसको भी यहीं पढ़ेंगे। जो पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो गैस के अणुओं को भी खींचती होगी, गैस को भी खींचती, तभी तो पृथ्वी पर वायुमंडल है। चंद्रमा पर ना होता, वरना चंद्रमा पर नहीं है, उसकी ग्रेविटी कम है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो तल से ऊंचाई पर जाने पर कम होता है। इसका मतलब तो यह निष्कर्ष निकल के आता है कि जो पृथ्वी का नीचे वाला भाग है, पृथ्वी का जैसे वायुमंडल की 5 लेयर है,
5 लेयर में सबसे नीचे जो क्षोभ मंडल है, उस क्षोभ मंडल में जो गैसों की संख्या भी ज्यादा होगी, भारी गैसें वहीं रहेंगी क्षोभ मंडल में, और गैसों का घनत्व भी ज्यादा होगा, भारी गैसें वहीं रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के कम होने के कारण गैसों की संख्या भी कम होती जाएगी, हल्की गैसें ऊपर रहेंगी, गैसों का घनत्व ऊपर कम रहेगा, और ऊंचाई पर जाने पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि गैसों का घनत्व घट जाएगा, गैसों का दाब भी फिर तो कम हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। गैसों का दाब क्यों, कैसे कम हो जाता, उस पर उसको समझिए आप कि जब एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा, उस प्रश्न प्रारंभ होते हैं हमारे, क्या कंसेप्ट निकाल दिया है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, सबसे ज्यादा फिर तली पर रहता होगा। और आपको मैंने पढ़ाया कि सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहाँ रहता है, तो समुद्र की सतह पर। समुद्र की सतह पर कितना रहता है, 76 डाइन। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर दाब घटेगा, ये हमने पढ़ लिया। अब जो गुब्बारा हमने भरा वायु से हल्का, उसमें वायु भर के जब ऊपर की ओर को छोड़ेंगे तो ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारा फट जाता है। बहुत बार पूछता ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ऊपर जाता चला जाएगा, ऊपर जाकर वापस आ जाएगा, ये ऊपर जाकर के फट जाएगा। आंसर क्या है, तो ऊपर जाकर फट जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जब हमने उस गुब्बारे के अंदर यहाँ वायु भरी तो वो बाहर की ओर दाब लगा रहा है, बाहर की ओर, लेकिन यहाँ से 800 किलोमीटर तक ऊंचाई पर वायुमंडल है, वो उस पर अंदर की ओर दाब लगाता है, और उसकी जो लेयर है गुब्बारे की वो फटती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, अंदर का दाब तो बराबर है, ऊपर का वायुमंडल का दाब कम होता चला गया, तो एक स्थिति आती है कि गुब्बारा फट जाता है। ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति की नाक से खून क्यों आने लगता है, ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति की नाक से खून क्यों आने लगता है, इसलिए आने लगता है क्योंकि जब मैंने गहराई में बताया कि पानी में अगर चले जाएं तो पानी जितना ऊपर हमारे ऊपर दाब लगाएगा, हवा भी तो हमारे ऊपर 800 किलोमीटर तक है, वो भी तो दाब लगाती है। हमें पता क्यों नहीं चलता, बताइए क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है स्पीड के साथ। जब पाइपलाइन के अंदर पानी चलता है तो वही फूल जाती है ना, बाहर की ओर दाब लगाती है, फटने के चांस रहते हैं या नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, वो भी तो बाहर की ओर दाब लगाता है, लेकिन बाहर का वायुमंडल अंदर को दाब लगाता है। हमारे शरीर का रक्त बाहर को दाब लगा रहा है, वायुमंडल अंदर को दाब लगा रहा है, दोनों की स्थिति कैसी है, अब समान, दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ के वायुमंडल का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक की त्वचा बहुत महीन होती है, अब प्रेशर से वो बह रहा है, यहाँ से तो नाक की त्वचा को रोके हुए बाहर का वायुमंडल, ऊंचाई पर जाने पर ये वाला दाब कम हो गया, अंदर का दाब बराबर है, नाक से खून आने लगता है। क्या कहते हैं इस क्रिया को, हीमोरेज। नक्सीर अपनी भाषा में हीमोरेज मिलेगा उस समय। नाक से खून आने की क्रिया को हीमोरेज कहा जाता है ऊंचाई पर। या फिर ऊंचाई पर दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि ऊंचाई पर किसी वायुयान में बैठे हुए किसी व्यक्ति की जेब पर लगे हुए पेन की इंक बाहर निकल आती है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ये जो पेन है, इस पेन पर यहां से जो छिद्र है, इस छिद्र में से इंक में पलट दो निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये गैसों का जो दबाव है ना वो इसको अंदर की ओर धकेले हुए है, इस छिद्र से अंदर की ओर को धकेले हुए हैं। इसी को ऊंचाई पर ले जाएं, जब ऊंचाई पर इसी को लेकर के चले जाएंगे तो बाहर का दाब कम हो जाएगा और इंक बाहर निकल आती है। वायुयान में बैठे किसी व्यक्ति की जेब पर लगे पेन की इंक बाहर क्यों निकल आती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ये सारे कंसेप्ट एग्जामिनर पूछता है। और पूछेगा कि पर्वतों पर खाना देरी से पकता है क्यों, पर्वतों पर खाना देरी से क्यों पकता है, बताइए। आंसर क्या मिलेगा, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक कम हो जाता है। समझिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पानी को अगर 101 डिग्री अगर गर्म करेंगे, पानी को ज्यादा अगर हम गर्म करेंगे तो पानी भाप बन जाएगा। इसका मतलब तो यह है कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म किया ही नहीं जा सकता, चाहे दिन रात आग जलाओ, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा।
उबलने लगेगा। 100 से ज़्यादा पानी को गर्म नहीं कर सकते। ये बात तो समझ आती है। दूसरा बताइए कि अगर आप पकौड़ी बनाते हैं तेल में और सब्जी जब बनती है, आलू जब बनाते हैं पतीली में, भगोने में, तब आलू जल्दी गल जाते हैं पानी के अंदर या तेल के अंदर? पकौड़ी जल्दी बनके तैयार हो जाती है ना। वजह क्या है? क्यों कि जो तेल है, तेल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तेल का जो क्वथनांक बिंदु है वो कैसा है? ज्यादा है। तेल का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा। मान ले कितना है? 200 है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है मान ले, ठीक है। इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि पानी का क्वथनांक ज्यादा, पानी ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो सकता है। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई ऐसा पदार्थ हो जो मात्र 20 डिग्री पर गर्म कर और वहीं उबलना शुरू कर दे, 20 डिग्री पर तक गर्म किया और वहीं उबलना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि उसको 20 से ज्यादा गर्म नहीं किया जा सकता, फिर वो भाप बनेगा, उड़ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें आलू डाल दो, इसमें आलू डाल दो, इसमें आलू डाल दो, कहां जल्दी उबलेगा? 200 वाले में जल्दी उबल जाएगा ना भाई। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बात तो बताओ, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे यहाँ गर्मियों के दिन का तापमान होता है। 42 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता है गर्मी के दिनों का तापमान, तो 20 पे कैसे उबल जाएगा? नहीं उबलेगा ना। तो कितने पर उबलता है? 200 पर। पकौड़ी जल्दी बन जाती है तेल के अंदर। समझ आइए इतनी बात। अब तक मैंने आपको इतना समझाया कि पानी को सामान्य अवस्था में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता उसका तापमान। लेकिन फिर एक दिमाग लगाया, दिमाग, क्या दिमाग लगाया? एक प्रेशर कुकर लिया। वैज्ञानिकों ने तो ये कर रखा है कि अगर एक प्रेशर कुकर लिया और उस प्रेशर कुकर के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने इसको कर दिया बंद, इसको बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसके अंदर गैसों का दबाव बढ़ गया, गैसों का दबाव इसके अंदर बढ़ गया। गैसों का दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अर्थात अब इसका जो क्वथनांक है वो 100 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बताइए, अब तापमान कितना हो सकता है? 150 मान करके सोल्व कर रहे हैं। तो अब आप बताओ कि सामान्य अवस्था में 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन पानी का तापमान हमने दिमाग लगा करके, दाब बढ़ा करके और बढ़ा दे कि तो अब उसमें आलू डाल दे तो जल्दी उबल जाएगा, छोले जल्दी उबल जाएंगे। कारण पता चल गया। अब प्रश्न बनाते हैं, एग्जामिनर अपना प्रश्न शुरू करता है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ये तो पता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, और जब वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। अब वहां पानी का तापमान 80 पर ही उबलने लगेगा, मान रहे हैं 80 पर ही उबलने लगेगा। तो आप बताइए, तो जब 80 से ज्यादा गर्म हो ही नहीं सकता, पानी उबलने लगा, भाप बन गया, तो खाना देरी से पकेगा कि नहीं पकेगा? कम तापमान हो गया। यही कारण है कि पर्वतों पर खाना देरी से पकता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे समझते हैं। गुब्बारे वाला उदाहरण पूछता है, एग्जामिनर कर लेंगे आपके, ऊंचाई पर जाने पर फट जाता है, कारण आपको पता है, नाक से खून आ जाता है, आपको पता है, कर लेंगे। प्रेशर कुकर वाला उदाहरण पूछता है, आगे बताओ। आप मुझे बताओ, दूसरे आपसे पूछेगा एग्जामिनर पानी के बुलबुले से संबंधित, पानी के बुलबुले से संबंधित प्रश्न आपसे पूछता है। गुब्बारे वाला भी हो गया। पानी का बुलबुला, पानी का एक पात्र है, उससे एक पात्र है, जैसे आपने टंकी से गिलास पानी भरा, एक टंकी से एक गिलास पानी भरा, या फिर एक बोतल ये मेरे पास है, इसमें हमने देखा कि झाग उत्पन्न हुए, भरी हुई है ये फुल, और भर करके लेकर आए टंकी से, तो झाग इसके अंदर उत्पन्न हुए। उसमें माना दो तरीके के झाग हम कंपेयर कर रहे हैं, एक छोटा वाले हैं, एक बड़े वाले हैं, छोटा बड़ा दो झाग ही माना। अब जो आप बताइए कि जो झाग उत्पन्न हुए हैं वो ऊपर आएंगे, कौन सा वाला बुलबुला, बड़ा वाला या छोटा वाला? कौन सा वाला बुलबुला पहले ऊपर आएगा, बड़ा या छोटा? कौन सा बुलबुला पहले ऊपर आएगा, बड़ा या छोटा? विचार करिए जरा, नहीं पता चल रहा कुछ? सुनो, अगर आप गिलास भर के लेकर के आए हैं तो आपने देखा है कि गिलास को जब भर करके लेकर आए हैं तो छोटे छोटे बुलबुले गिलास के चारों ओर चिपक गए हैं, चिपक गए हैं। अगर वो पहले आते वो चिपकते ही क्यों? तुरंत ना आ जाते। बड़ा नहीं चिपका एक भी, बड़ा ऊपर आ गया तुरंत,
बड़ा बुलबुला ऊपर आएगा पहले। एक कंसेप्ट निकल, यही प्रश्न पूछेगा, कर लोगे, यही प्रश्न पूछेगा एकदम क्लास का, पूछेगा पानी का बुलबुले का पूछेगा तो दूसरा प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा कि छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला दोनों में किसके अंदर का दाब ज्यादा है, दोनों में बड़े वाले का। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि इसके अंदर जो उत्पन्न पानी का बुलबुला है, यानी पानी का जो बुलबुला पानी के अंदर उत्पन्न हुआ है उस पर पानी का भी दबाव लग रहा है और गैस का दबाव भी लग रहा है। अंदर पानी के अंदर जो गैस है तो बुलबुला है वो, उसका दाब बताओ, पानी का दाब ज्यादा है कि बुलबुले का दाब ज्यादा है? बुलबुले का दाब ज्यादा है, तभी तो वो बना। पानी का ही ज्यादा होता तो वो बनने नहीं देता। तो पानी के बुलबुले का दाब ज्यादा है, बड़ा बुलबुला ऊपर आएगा, छोटे बड़े दोनों में बड़े बुलबुले के अंदर दाब ज्यादा है। सारी कहानी खत्म, पूरा टॉपिक खत्म। दाब देखो मैं आपको बताऊं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बटे में से बटे नंबर ला सकते हैं। आ जाते हैं जीके में? नहीं आते जीके में, मैथ में आ जाते हैं। क्योंकि भाई कुछ तो उत्तर होगा, कुछ तो सूत्र लगेगा, उसमें उत्तर तो आ ही जाएगा उसका 100%। फिजिक्स भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 100% नंबर लाए जा सकते हैं। जितना मैंने आपको दाब पढ़ाया, इससे अलग अगर कुछ पूछेगा तो इसी से जुड़ा हुआ पूछेगा ना, उदाहरण चेंज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन फॉर्मूले तो यही रहेंगे सबके सब। कहीं डी बढ़ाएगा, कहीं जी घटाएगा, कहीं कहेगा कि बताओ हम बोतल को ऊपर ले गए हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी का मान घट गया है, दाब घट जाएगा। कर लेंगे, अंतरिक्ष में ले गए। कल भी समझाई थी ये सब बातें मैंने आपको, कल की क्लास में समझे थे। आगे समझते हैं। ये कहानी हो गई है बुलबुले की समाप्त। तो ये दाब पूरा टॉपिक हो गया है समाप्त। अगर आप कहोगे तो मैं लिखा दूंगा अभी तरीके से, लेकिन आगे पढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा और कुछ बातें समझ लेते हैं। क्लास जब कंटिन्यू है तो दाब टॉपिक क्लियर हो गया। कल मैंने आपको सरल आवर्त गति क्लियर करा दिया था। आगे पढ़ते हैं कुछ और बातें। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, पृष्ठ तनाव पर। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है इसको समझिए आप। पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब मैं परिभाषा बोलूं जरा, किसी तरल पदार्थ की सतह पर, किसी तरल पदार्थ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, ऐसा कहेंगे, किसी तरल पदार्थ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी पृष्ठ तनाव के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यह क्षेत्रफल और उस पर बल लग रहा है, उसको क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर। प्रत्येकांक लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। अब प्रश्न बनाने प्रारंभ करते हैं। अब इस पर प्रश्न बनाने प्रारंभ करते हैं। जरा प्रश्न बनाते हैं इस पर। अब कैसे कैसे प्रश्न पूछता है पृष्ठ तनाव, बात को समझिए पहले। अब ये तो सूत्र से मैंने समझा दिया कि बल पर प्रत्येक क्षेत्रफल लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अपने तरीके से भी समझ रहे जरा क्या होता है पृष्ठ तनाव। आप समझिएगा कि ये एक कपड़ा है, इस कपड़े को अगर मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कोई वस्तु डाल दो, डस्टर डाल दो, मार्कर डाल दो, ये रोक लेगा, ये रोक लेगा। इसकी सतह का कुछ तनाव है, ये रोक लेगा उसको। उसी प्रकार से पानी के ऊपर की लेयर, पानी की ऊपर की लेयर जो होती है, जैसे इसने वस्तु को रोक लिया, ऊपर इसने रोक लिया, तो पानी के ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो पृष्ठ होता है, उस पर अगर हम एक सुई डाल दें वो भी तो रोक लेगा। सिक्का डाल दें नहीं रोकेगा। मच्छर बैठ जाए रोक लेगा। मतलब उसके अंदर भी कुछ ऐसा बल है, सहन शक्ति उसके अंदर भी है, वो भी कुछ ना कुछ तो रोक सकता है। तो किसी द्रव के ऊपर की लेयर में किसी वस्तु को सहन कर लेने की कितनी क्षमता है, कितना वो रोक सकता है, उसके बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब मुझे बताइए, मेरे पास में एक पात्र में शहद है, एक पात्र में पानी है, किसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा? शहद का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। शहद के ऊपर सिक्का डालो, एक का रुक जाएगा, पानी के ऊपर डालो डूब जाएगा, क्योंकि शहद का पृष्ठ तनाव कैसा है? ज्यादा है। अब मुझे और कुछ बात बताओ, एग्जामिनर क्या क्या प्रश्न पूछता है, अब उनको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ये बात पूछेगा कि जब एक समुद्री जहाज चल रहा होता है, जब एक समुद्री जहाज समुद्र के अंदर माल लेकर के जा रहा है और सामने से लगता है कि सुनामी आ रही है,
या सामने से लगता है कि बहुत बड़ी लहर आ रही है और पलट देगी जहाज को भी, तो उसके जहाज जब चल रहा है तो जहाज के चारों ओर ना एक पाइप लगा होता है, पाइप एक ग्रिल लगा करके पाइप लगा दिया जाता है खोखला उस, और जब आता है कि लहर आ रही है तो बटन दबाया और चारों तरफ उसके अंदर तेल छोड़ दे रहा था पाइप के अंदर मिट्टी के, और वो पानी जो पाइप है वो पाइप से तेल निकल के दूर तक धार जाती है, मतलब चारों तरफ तेल फैला दिया जाता है, पाइप से निकल के चारों तरफ तेल फैला दिया जाता है। तेल किस पर गिर गया जाकर के? पानी पर। जो लहर आ रही थी उसने पृष्ठ तनाव को कर दिया कम, पृष्ठ तनाव को कम कर दिया। मिट्टी का तेल जल के पृष्ठ तनाव को कर देता है कम। अब जो लहर आ रही थी उस लहर, अब उसके पृष्ठ तनाव में इतना बल नहीं है, अब वो आसानी से नीचे गिर जाएगी, जहाज पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे समझिएगा कि जो मैंने आपको पात्र बताए अभी, एक पात्र में शहद था, एक पात्र में पानी था, दोनों के ऊपर सिक्का पड़ा हुआ था, सिक्का पानी में डूब गया, शहद के ऊपर रुक गया। अगर इसको मैं गर्म करना प्रारंभ कर दूं शहद को, शहद जब गर्म हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और सिक्का पानी के अंदर चला जाएगा, वो डूब जाएगा। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये निष्कर्ष निकाला दूसरा कि जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। मिट्टी का तेल अगर जल पर डाल दिया जाए तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब सपोज करिए मेरे पास 3 पदार्थ हैं, एक शहद का गिलास है, एक पानी का गिलास है, एक मिट्टी के तेल का गिलास है। तीनों में किसका पृष्ठ तनाव सबसे कम? मिट्टी के तेल का। सबसे ज्यादा शहद का, शहद का सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव है। अब एग्जामिनर का दूसरा सुनिए जरा, क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि वर्षा की एक बूंद जब ऊपर से नीचे की ओर को गिरती है तो वो गोल रूप धारण कर लेती है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। या फिर बात को समझो कि एक पानी की बूंद इसके ऊपर डाली जाए तो फैल जाएगी, पारे की बूंद डाल दे या एक सीरे की या फिर शहद की डाल दे, शहद की बूंद अगर डाली जाती है तो वो इस पर गोल रूप धारण कर लिया, क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, पानी का पृष्ठ तनाव कम, वो इस पर फैल गया। अब तो पानी की बूंद, वर्षा की जो बूंद है वो भी जब ऊपर से गिरेगी तो गोल रूप धारण कर लेते हैं, उसमें भी कौन सा लगता है बल? पृष्ठ तनाव उसके अंदर लगता है। फिर आपसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि मेरे पास जो रुमाल है, इस रुमाल को मैंने शहद का जो पात्र भरा हुआ था, शहद का जो डिब्बा भरा हुआ था, गिलास भरा हुआ था, उसके अंदर ऐसे डाला, घुमाया, थोड़ी सी देर बाहर निकाल लिया, तय नहीं खुली थी, ऐसे डाला, घुमाया, बाहर निकाल लिया, क्या सारे का सारा रुमाल शहद में भीग गया? नहीं। लेकिन इधर इसी दूसरे रुमाल को अगर पानी में डालें और घुमाए उतनी ही देर और निकाले तो पानी में भीग जाएगा, क्यों? पानी का पृष्ठ तनाव कम है। अब दूसरा समझिए, मैंने अभी एक कंसेप्ट और आपको समझाया कि गर्म करने पर पृष्ठ तनाव और कम हो जाएगा। अगर गर्म पानी में अगर इसको डाला जाए, डाले, घुमाए ना, निकाल ले तो भी सारा रुमाल भीग जाएगा। अब क्या निष्कर्ष निकलते हैं इससे? तो ये निष्कर्ष निकलता है कि पृष्ठ तनाव जितना कम होगा पानी के अणु कपड़े में उतने आसानी से चले जाएंगे। अर्थात अगर हमें यह सलाह दी जाती है कि कपड़े पर अगर कोई दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, तो उसको मिट्टी के तेल से धोते हैं, मिट्टी के तेल से धोते हैं, क्यों? पता चल गया शहद का पृष्ठ तनाव ज्यादा है, पानी का थोड़ा कम है, तो मिट्टी के तेल का और भी कम है। और जब मिट्टी के तेल से धोते हैं तो मिट्टी के तेल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, वो कपड़े के अंदर महीन से महीन धागे में भी चला जाता है, जहां मैल छुपा हुआ उसमें भी चला जाता है, और जरा सा रगड़ने पर मैल को हटना पड़ता है कि मैं आ गया हूं, यहाँ हटना पड़ेगा। यही होता है कि जब हम कपड़ों को धोते हैं, कपड़ों को धोते समय में उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल लेते हैं, क्यों? कि डिटर्जेंट पाउडर पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और जब पानी का पृष्ठ तनाव कम कर दिया हो गया है तो क्या होगा? पानी, फिर वही कहानी, पानी कपड़े के महीन से महीन धागे में भी चला जाएगा, और वहां महीन से महीन धागों के अंदर जो मैल है उसको जरा सा रगड़ो, मैल को हटना पड़ेगा, क्यों? कि वहां पानी पहुंच गया है, पानी फिर उसको हटा देगा। तो यही कारण है कि जब बरसात के दिन आते हैं तो हमें यह सुझाव दिया जाता है कि बीमारियों से बचने के लिए अपने पास में पानी भरा ना रहने दे, छतों पर, घरों में पानी भरा ना रहने दे। अगर रहता भी है, चांस से नहीं निकाल सकते, मजबूरी है, तो उस पर मिट्टी का तेल डाल दे।
मिट्टी का तेल डालने से जल के ऊपर का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा पृष्ठ तनाव, मच्छर आएगा उस पर, अब जब अपना लार्वा देगा तो लार्वा उसके अंदर डूब जाएगा, मच्छर उसके अंदर डूब जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होता है मिट्टी का तेल डालने से, जिसके कारण बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सुझाव दिए जाते हैं। पृष्ठ तनाव से जितने भी प्रश्न एग्जामिनर पूछता है सारे प्रश्नों की चर्चा हो गई है। समुद्र वाला उदाहरण हो गया, मिट्टी के तेल का कम होता है, गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। आगे पढ़ते हैं, जरा आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न और छूट रहा है, आपसे पूछेगा कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? गर्म सूप, ठंडे सूप, चाय गर्म, थोड़ी गर्म हो और बिल्कुल ठंडी हो, कौन सी अच्छी लगती है? गर्म वाली। क्यों अच्छी लगती है? बात को समझिएगा। बात यह है कि मेरे पास एक पात्र में शहद है और एक पात्र में मीठा पानी। एक पात्र में शहद है, एक पात्र में मीठा पानी है, और जैसे ही मैंने एक चम्मच शहद लिया, चम्मच शहद लेने के बाद मुंह में डाला, जीभ पर रखा गया शहद, रखते ही तुरंत पेट के अंदर, जीभ पर फैला नहीं। क्यों नहीं फैला बताओ? पृष्ठ तनाव ज्यादा है, फैले नहीं, उसने चिपका रहा, वो अपने आप को एक गोल रूप धारण करे रहा और तुरंत चला गया। जैसे मैंने एक चम्मच मीठा पानी लिया, मीठा पानी मुंह के अंदर डाला, जीभ पर फैल जाएगा क्योंकि पृष्ठ तनाव कम है। मुझे ऐसा लगेगा ये मीठा पानी तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। क्या वास्तव में मीठा है? नहीं, हमने मौका ही नहीं दिया शहद को जीभ पर फैलने का, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कैसा था? ज्यादा था। जीभ पर फैलेगा तभी तो स्वाद आएगा। अब वही कारण होता है कि जब पानी, चाय गर्म होती है और ठंडी होती है, चाय गर्म होती है ठंडी होती है, गर्म चाय का पृष्ठ तनाव कम होता है, वो जीभ पर आसानी से फैल जाती है और जीभ पर फैलने पर ही स्वाद आता है। आप कहोगे कि कोल्ड ड्रिंक तो ठंडी अच्छी लगती है, आप मुझे बताओ कि गर्मी के दिनों में पानी भी तो ठंडा अच्छा लगता है, हाँ या ना? पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं, पानी का कोई स्वाद नहीं होता। चाहे गर्म करके पी लो, के ठंडा करके पी लो, पानी का कोई स्वाद नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम गर्मी में बहुत हार्ड वर्क करके आए और हमें एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो वो स्वाद थोड़ी ना मिल रहा है, उससे पीने से राहत मिल रही है, राहत। कोल्ड ड्रिंक पीने से राहत मिलती है, राहत, स्वाद थोड़ी ना मिलता है। स्वाद तो वैसे चाहे गर्म का हो क्या ठंडा का हो ना, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीने से राहत मिलती है, ये वजह होती है। उसका अलग कंसेप्ट है, उसको इसमें आप नहीं जोड़ेंगे। पृष्ठ तनाव की कहानी खत्म, आगे समझाते हैं कुछ और। अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है सहसंजक बल। सहसंजक बल, ये सहसंजक बल क्या होता है? सहसंजक बल होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। दूसरा भी मैं लिख दूं यही, दूसरा इसी का भाई होता है असंजक बल। असंजक बल, असंजक बल होता है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। मेरे पास ये जो पृष्ठ है, इसके ऊपर एक बूंद पारे की डाली यानी शहद की डाल दिया, एक बूंद पानी की डाली। जब पानी की बूंद डाली तो वो फैल गई, पानी की बूंद फैल गई, और पारे की बूंद जब डाली तो पारे की बूंद ने गोल रूप धारण कर लिया। क्यों धारण कर लिया? क्योंकि पारे के, मैंने बताया कि प्रत्येक वस्तु के अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है। जी का मान तो सभी के अंदर होता है, लेकिन बड़ी होती है तो जी का मान ज्यादा होता है। पृथ्वी बड़ी है, सूरज उससे भी बड़ा, उसका जी का मान और भी ज्यादा। चंद्रमा पृथ्वी से कम तो जी का मान उसका भी कम। प्रत्येक वस्तु के अंदर होती है आकर्षण शक्ति। तो जब वो था, पारा था, पारे के अंदर जो अणुओं को खींचने की क्षमता थी, केवल एक ही पदार्थ के अणुओं ने कार्य किया और उन्हें एक तरफ ने आपको समेट करके रखा और पारे की बूंद ने गोल रूप धारण कर लिया। केवल एक ही अणु, एक ही अणु क्या? पारा। यहां पानी की बूंद जब डाली गई तो वो फैल गई। क्यों? क्योंकि कागज और पानी दोनों के अणुओं ने कार्य किया है। दो अणुओं के, दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगेगा तो असंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा तो सहसंजक बल। अगर आप घुइयों के पत्ते पर, घुइये के पत्ते पर पानी की बूंद डाल के कभी खेले हो? बताइए जरा, उसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है? सहसंजक बल। क्या उसमें पृष्ठ तनाव नहीं है? पृष्ठ तनाव भी तो है। सहसंजक बल या पृष्ठ तनाव, एग्जामिनर पूछता तो है कि जब वर्षा की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है तो गोल रूप क्यों हो जाती है? भाई पृष्ठ तनाव के कारण या फिर सहसंजक बल के कारण। सहसंजक बल के कारण होती है। आप मुझे बताओ, अगर हम थूक से नहीं, सॉरी, गोंद से माना फोटो को अगर चिपकाते हैं, फोटो को चिपकाते हैं, वो तो चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है?
किसके कारण, कौन सा बल लग रहा है उसमें, असंजक बल। असंजक बल, कागज प्लस गोंद दोनों के अणु कार्य कर रहे हैं, चिपक गया वो। केवल पानी, पानी के जैसे पानी की बूंद को डाला फैल गई, 2 के अणु कार्य किया, ठीक है। तो फोटो को चिपकाने में कौन सा बल कार्य करता है, असंजक बल। असंजक बल उसमें कार्य करता है। आगे पढ़ते हैं, जरा अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता, मेरी भाषा में श्यानता का मतलब जो होता है वो होता है गाढ़ापन। कोई पदार्थ कितना गाढ़ा है उसको कहेंगे उसकी श्यानता। हाँ समझिएगा जरा, वही उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास जो पात्र था, जिस पात्र में शहद भरा हुआ था, एक में भरा हुआ था पानी। जब सिक्के को पहले डाला गया था, पट शहद ने रोक लिया, लेकिन अब सिक्के को खड़ा करके डालते हैं शहद के ऊपर। सिक्के को, 5 के सिक्के को शहद के ऊपर खड़ा करके डाला, पानी के एक बड़ा सा फ्लास्क था उसमें हमने डाला, तो सिक्का को हमने देखा कि धीरे 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 सिक्का नीचे चला गया और सिक्के को ऊपर से नीचे जाने में 10 सेकंड लग गए। पानी वाले उतने ही बड़े पानी के फ्लास्क के अंदर जब हमने सिक्के को खड़ा करके डाला, 1 सेकंड लगा, नीचे पहुंच गया। वहां 10 सेकंड लगे, यहाँ नीचे लगे। जब तक सिक्का ऊपर रुक गया था तो वहां ऊपर की लेयर पर कार्य करता है ना पृष्ठ तनाव तो, लेकिन जब वो अंदर चल रहा है तब भी तो एक ऐसा बल है कि उसने 10 सेकंड का समय लगाया, एक बल उसका विरोध कर रहा था, तो वो उसको कहते हैं श्यान बल। यो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा समय लगा, उतना ज्यादा विरोध करेगा। और अगर माना जैसे मेरे पास में एक गिलास है और उस गिलास के अंदर नीचे मैंने भर दिया शहद, ऊपर भर दिया पानी और उसके ऊपर और भी भर दिया तेल, मिट्टी का तेल, तो तीनों अलग अलग रहेंगे क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है, ये डूबेंगे नहीं, इसी प्रकार से रहेंगे। लेकिन एक बल ऐसा होगा जो इसके मिलने का विरोध करेगा, दोनों के बीच में अलग करने वाला कोई तो बल होगा, उस बल को कहते हैं श्यान बल, उसको कहते हैं श्यान बल। श्यानता की इकाई क्या है, प्वाइज। श्यानता की इकाई होती है प्वाइज। आप बताइए क्या श्यानता भी पदार्थ को गर्म करने पर घट जाएगी? हाँ, शहद को गर्म कर दो, सिक्का भी 1 मिनट में तैर जाएगा। शहद में भी सिक्का खूब गर्म कर दो उसको, तो श्यानता भी और पृष्ठ तनाव भी गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटते हैं, दोनों ही घटते हैं। ये सारे पॉइंट हो गए हैं असंजक बल, संजक बल। एक पॉइंट और बच रहा है, उसको और मैं अब समझा दूं, ये आज ही समझ आ जाएगा वो वाला भी। दूसरा प्रश्न हमसे क्या क्या पूछता है, इधर लिख लेते हैं, चलो यहां से समझने का प्रयास करते हैं। आगे और जो हमसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, वो पूछता है पानी के अंदर जल के बुलबुले से, या फिर ऐसे पूछेगा कि मेरे पास एक नली है केसी का, ये एक नली का है, आप बताइए जब इसके अंदर मैंने पानी को भर दिया, पानी को जब इसके अंदर भरा जाएगा, यहां तक पानी भर जाए, तो क्या पानी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर उठेगा क्या नीचे? मतलब मेरी बात खुद ही समझ लो आप, मैं ये कहना चाहता हूं कुछ दिखाई दे रहा होगा? पानी, पात्र ए, पात्र बी, पात्र बी, पानी का जो तल है वो कुछ ऐसे हो जाएगा या सीधा ऐसे ही रहेगा? सीधा क्यों रहेगा? पानी किसी वस्तु पर चिपकता है कि नहीं चिपकता? पानी के अंदर असंजक बल होता है कि नहीं होता? होता है ना पानी के अंदर। पानी के अंदर असंजक बल होता है, पानी के अंदर असंजक बल होता है। भाई चिपक जाता है ना किसी चीज पर, अगर कांच पर डाल दे रहे कांच को भेदेगा, दीवार पर डाल दो दीवार को भेदेगा, बोतल पर डाल दो बोतल को भेदेगा, गिलास के अंदर डाल दो गिलास को भेदेगा। क्यों भेदेगा? जब उसके अंदर हम इसको डालेंगे तो उससे चिपकता है ना, तो जब पानी भरा जाएगा तो थोड़ा सा इसकी दीवारों पर चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा? तो ऊपर की ओर को चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अब ये माना बड़ा पात्र नहीं है, केसी का नली है, बहुत बारीक नली। एग्जाम तो केसी का नली का ही पूछता है कि बारीक नली है, केसी का नली है, और केसी का नली में जल का तल कैसा होता है? अवतल। जो आकृति ऐसे वाली बनती है तो उसको क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। तो अवतल दर्प लेंस की भांति होता है ना जल का तल केसी का नली के अंदर। हो गया पॉइंट। दूसरा पूछता है कि अगर माना इसके अंदर हम यहाँ पारा भर दें,
तो पारे में कैसा बल होता है? पारे में बल होता है सहसंजक बल। वो अपने आप को समेट कर रखने का प्रयास करता है, वो समेट कर रखने का प्रयास करता है। तो पारे को अगर हम इसके अंदर भरते चले जा रहे हैं ना, यहां से हमने पारा डालना प्रारंभ किया है, तो पारा पता है ऐसे रहेगा, अपने अंदरों समेटने का, वो इससे चिपकेगा नहीं, समेटने का प्रयास करेगा, अपने आप को यहां से ऊपर की ओर उठ जाएगा, और ऐसा बना है तो उस आकृति को कहते हैं उत्तल। बताइए किसी केसी का नली में पारे का तल कैसे लेंस की भांति व्यवहार करता है? पारे का उत्तल, और केसी का नली में जल का तल अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब एक कंसेप्ट ये अवतल उत्तल ये तो भी हो गया। अब उसके बाद एक पॉइंट और बच रहा है, लास्ट पॉइंट पढ़ करके हम उस टॉपिक को समाप्त करते हैं। केशिकात्व, केशिकात्व और आप समझ लीजिएगा केशिकात्व क्या होता है। आप मुझे बताओ जरा, आप मुझे बताओ जरा कि ये जो टाई है, ये जो टाई है, इस टाई को अगर पानी के अंदर डुबाया जाता है, पानी के अंदर अगर डुबाया जाता है इस टाई को, तो क्या जितनी टाई पानी के अंदर रहेगी उतनी ही भीगेगी कि थोड़ी ऊपर की भी भीग जाएगी? कारण बताओ देख करके, क्यों भीग जाएगी? असंजक बल कहो पहले, असंजक बल, अलग अलग अणुओं के। भाई केशिकात्व तो समझना है, उसे क्यों कह रहे हो? पहले असंजक बल कहो ना, असंजक बल, क्योंकि अलग अलग अणुओं के बीच लग रहा है पानी और टाई, दो अणु हो गए, ठीक है। और जब टाई को पानी के अंदर डाला गया तो टाई इतनी पानी में है लेकिन ऊपर की ओर भीग जाएगी, क्यों? कि वो असंजक बल है। अब पानी जो है टाई से चिपक जाएगा, अलग अलग अणुओं के बीच कार्य कर रहे हैं ना, फोटो चिपक गया था तो इससे चिपक जाएगा, इसको भी भेदेगा, और उसके बाद जब भेदेगा तो थोड़ा और ऊपर और ऊपर, और जब ये ऊपर 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 चढ़ता जाता है तो फिर इसको कहते हैं केशिकात्व। केशिकात्व, केशिका क्रिया हो जाती है, फिर ये कैपिलरी क्रिया इसको कह देते हैं। अब बताइए कि तेल का जो दीपक होता है, तेल के दीपक में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है पता है आपको? केशिकात्व के कारण चढ़ता है, केशिकात्व के कारण चढ़ता है। अगर एक अखबार पर, पेपर पर, अखबार पर पानी डाल दिया जाए तो वो फैल जाता है। आंसर कभी कभी क्या दे देता है? असंजक बल ना दे करके क्या देता है? केशिका बल दे देता है, केशिकात्व दे देता है, केशिका क्रिया देता है, कैपिलरी क्रिया देता है तो जुड़ी हुई भी दोनों सी से ही। बल पूछेगा तो बल, लेकिन क्रिया पूछेगा तो केशिकात्व क्रिया। नेक्स्ट मिलते हैं अब अगली वीडियो में।